हेलो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में आज का टॉपिक हम ले रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मुख्य रूप से मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। इसके अलावा पके हुए अंगूर में भी ग्लूकोज की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। ग्लूकोज में सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके निर्माण की विधियां। ग्लूकोज आज का अपना टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं। ग्लूकोज को सुक्रोज के जलवटन से, इसके अलावा हम स्टार्च से भी बना सकते हैं। निर्माण की विधियों में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं सुक्रोज से। सुक्रोज को इक्सु शर्करा भी बोलते हैं क्योंकि ये गन्ने में पाई जाती है। सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से ग्लूकोज व फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पृथक करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका जल अपघटन करवा रहे हैं और वो भी कैसा, अम्लीय। तो कोई अम्ल हम काम में लेते हैं जैसे H2SO4 या HCl। ये अपना क्या है, सुक्रोज। तो जल अपघटन से एक तो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज C6H12O6। यह है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना में काफी डिफरेंस है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पृथक करने के लिए इनके मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। परिणाम स्वरूप ग्लूकोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है और फ्रक्टोज कैल्शियम फ्रक्टोसेज बनाता है। कैल्शियम ग्लूकोसेट जल में विलय होता है और कैल्शियम फ्रक्टोसेज जल में अविलय होता है। इन्हें छानकर पृथक कर लिया जाता है। अभिक्रिया की बात करें तो कार्बन 12, 6 कार्बन और 6 कार्बन, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 12 है 12 है 24, ऑक्सीजन 11 एंड 1 12 है, 6 एंड 6 12 है। तो इनके मिश्रण को पृथक करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोसेट जल में विलय होता है जबकि फ्रक्टोसेट जल में अविलय होता है। इनको छानकर पृथक कर लिया जाता है। ग्लूकोज के निर्माण की जो सेकंड विधि है वो है स्टार्च से। स्टार्च के उच्च ताप व दाब पर अम्लीय जल अपघटन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च में C6H10O5 मुख्य इकाई होती है। इसकी संख्या असंख्य होती है। इसका हम करवा रहे हैं जल अपघटन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज की असंख्य इकाइयों में। ये बन गया अपना ग्लूकोज। कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 और 2 12, ऑक्सीजन 5 और 1 6। तो इस प्रकार सुक्रोज और स्टार्च से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। ग्लूकोज के अगर सामान्य सूत्रों की बात करें तो यह है, सामान्य गुणों की बात करें तो ये श्वेत क्रिस्टलीय। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज यहां डिस्कस कर लेते हैं ग्लूकोज की। यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय है।
सेकंड ये है प्रकाशिक सक्रिय होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यह है समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए दक्षिण ध्रुवण गुणक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड पाया जाता है तथा कार्बन की संख्या 6 होती है, इसीलिए इसे एल्डोहेक्सोज या डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ये होता किसमें है? यह है मीठे फलों व सेकंड किसमें पाया जाता है? शहद में। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो हमने इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात की। अब हम ले रहे हैं ग्लूकोज की संरचना। सबसे पहले बात आती है कि जो ग्लूकोज है इसका अणुसूत्र होता है, जैसा कि हमें पता है, इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी तो हम यहां बना देते हैं। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। OH H OH OH H, यहां पर भी H, यहां OH और ये क्या है? H। ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 12 है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब देखो, अगर इसकी संरचना को हम ध्यान से देखें तो इसमें एक तो ये कौन सा ग्रुप है? ये है एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है? ये है 1 डिग्री अल्कोहल। और इसके पास 5 क्या है? यहां से लेके यहां तक इसके पास है 5 OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और ये ग्लूकोज की जो संरचना है इसको अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक तो इसमें 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, जिसको हम रिज्यू भी बोलते हैं, रिज्यू श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, डायरेक्ट चेन। और फंक्शनल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है, एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये संरचना किसी को सपने में नहीं आई। इस संरचना को हम एक एक करके प्रूव करेंगे। तो पहला, छह कार्बन सीधी श्रृंखला में, ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ गर्म करने पर यह एन हेक्सेन देता है, जो स्पष्ट करते हैं कि इसमें 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। तो ये रहा अपना ग्लूकोज CHO, इससे CHOH, ऐसे ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं? 4। देखो 1 2 3 4 CHOH है और एक क्या है? CH2OH। अगर इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करें तो सारे के ये जो CHO हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में,
CHOH कन्वर्ट हो जाएंगे CH2 में, ये हो जाएंगे 4 और CH2OH भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3। ये क्या बन गया? एन हेक्सेन, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। सेकंड, एल्डिहाइड तो है ही, लेकिन एल्डिहाइड खुद क्या है? कार्बोनिल समूह है। तो इसमें पहले तो पता ये किया गया कार्बोनिल समूह है कि नहीं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाने पर ये ऑक्सिम देता है, तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाने पर ये साइनोहाइड्रीन देता है, क्योंकि दोनों की दोनों रिएक्शन कार्बोनिल समूह की मुख्य रिएक्शन से, जो स्पष्ट करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ये क्या करेंगे? ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? ऑक्सिम। ये कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। और दूसरी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कार्बोनिल समूह क्या देते हैं? साइनोहाइड्रीन। तो ग्लूकोज भी साइनोहाइड्रीन देता है। देखो, ग्लूकोज की हम रिएक्शन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ये है C++OH और इसके बाद है CHOH, ये कितने हैं टोटल? 4, और फिर है CH2OH। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो ये रहा अपना H2NOH। तो इसमें क्या होगा? देखो, यहां का ऑक्सीजन और यहां की हाइड्रोजन चली जाएगी, क्या बाहर निकल जाएगा? जल। तो निकाल देते हैं, -H2O। पीछे क्या बचा? पीछे बचा यहां CH, ये CH, इससे डबल बॉन्ड से आके जुड़ जाएगा सीधा नाइट्रोजन और ये OH, और फिर CHOH 4 और आगे है CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सिम, ग्लूकोज का ऑक्सिम, ग्लूकोक्सिम। इसी प्रकार यदि हम इसकी रिएक्शन साइनोहाइड्रीन के साथ करवाएं तो हम ले लेते हैं प्लस HCN। तो H पर प्लस है, CN पर माइनस, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, बस जोड़ना ही है। तो क्या होगा? ये कार्बन, इससे जुड़ी हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे जुड़ गया प्लस वाला हाइड्रोजन, और कार्बन से आके जुड़ गया माइनस वाला CN, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? H। फिर CHOH कितने हैं? 4, और आगे क्या है? CH2OH। ये क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करके ऑक्सिम और हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन देता है, जो स्पष्ट करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। थोड़ा बोर्ड इरेज करते हैं। ग्लूकोज को थोड़ा ऊपर बिठा देते हैं ताकि अपने थोड़ी सी जगह और क्लियर हो जाएगी। अगला देखो, स्ट्रक्चर का थर्ड पॉइंट है। अच्छा, ग्लूकोज को यहां बिठा देते हैं ऊपर। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर का, और वो है एल्डिहाइड की उपस्थिति। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जैसे दुर्बल ऑक्सीकारकों से करवाने पर यह ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है,
जो स्पष्ट करते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। तो देखो एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये अपना ग्लूकोज CHOH जो ग्रुप है वो कितने हैं 4 और एक क्या है CH2OH। इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन आएगी, कौन करने वाला है ब्रोमीन जो दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो ब्रोमीन क्या करेगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, बाकी ग्रुप अनचेंज रहेंगे क्योंकि CHO से एक ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा तो बन जाएगा COOH और ये आगे क्या जुड़ा हुआ है CH2OH। ये क्या बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। और एक इसके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल की उपस्थिति लास्ट वाला जो OH जुड़ा है जिस कार्बन से, ये देखो ये CH2OH है, ये 1 डिग्री है क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से ही जुड़ा है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 द्वारा करवाने पर यह सैकरिक अम्ल देता है तथा ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराने पर भी यह सैकरिक अम्ल देता है। तो ग्लूकोज व ग्लूकोनिक अम्ल सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत होकर सैकरिक अम्ल देते हैं, जो स्पष्ट करता है कि इसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल समूह उपस्थित है। क्योंकि सांद्र HNO3 एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत करेगा। तो क्या होगा देखो हम एक ले लेते हैं ग्लूकोज और एक ले लेते हैं ये ग्लूकोनिक अम्ल। CHOH 4 है और उसके बाद है CH2OH। इसका भी ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम सांद्र HNO3 द्वारा और इसका भी हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं सांद्र HNO3 द्वारा। तो क्या होगा ग्लूकोज का एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाएगा और जो लास्ट वाला 1 डिग्री अल्कोहल है वो भी किस में जाएगा कार्बोक्सिल समूह में। यानी क्या बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम क्या है सैकरिक अम्ल। अगली जो स्ट्रक्चर की बात है वो है 5 OH समूह की उपस्थिति। तो 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं तथा क्योंकि ग्लूकोज स्थायी है इसीलिए 5 OH समूह अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं। क्योंकि यदि एक कार्बन पर 2 OH भी होते हैं तो अस्थायी होता है और वो जल का अणु त्याग देता है। क्योंकि ग्लूकोज स्थायी है तो इसमें 5 OH समूह अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए। तो देखो ये हमने ले लिया CHO, फिर हमने ले लिया CH, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं OH, ऐसे कितने हैं 5 और फिर है CH2OH। तो रिएक्शन कैसे होगी एसिटिल क्लोराइड आएगा तो ये देखो Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे यहां तो कितने रिएक्ट करेंगे यहां करेंगे 4 क्योंकि ये ग्रुप कितने हैं 4 और यहां एक आएगा Cl C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या होगा इसका तो जाएगा ये 4 है, यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा Cl, यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा Cl, यानी कितने HCl चले गए 5 OH तो -5 HCl चले गए। बचेगा क्या
एल्डिहाइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और जो CH है इससे जुड़ा हुआ O इससे आके जुड़ जाएगा COCH3। देखो O है, O से आके जुड़ जाएगा COCH3। ऐसे कितने हैं टोटल 5, एक तो 4 तो ये और एक ये वाला CH2O इससे आके जुड़ जाएगा COCH। अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन लंबी चेन हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन तो यही होनी है। तो OH का हाइड्रोजन और एसिटिल क्लोराइड का Cl और यहां पर OH का हाइड्रोजन और Cl 5 HCl निकल जाएंगे और O से आगे जुड़ जाएगा COCH3 और यहां भी O से COCH3। ये क्या है? ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, एसीटेट बन गया, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है और 5 OH अलग अलग कार्बन पर उपस्थित है। तो हमने ग्लूकोज की संरचना को टोटली वेरीफाई कर दिया है। 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया N हेक्सेन से करवाई जाती है, HI के साथ जब ग्लूकोज को गर्म किया जाता है तो N हेक्सेन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन से करवाने पर ऑक्जिम, हाइड्रोजन साइनाइड से करवाने पर यह साइनोहाइड्रिन देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन से करवाने पर यह ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जबकि ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 द्वारा करवाने पर यह सैकरिक अम्ल देता है, जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में एक 1 डिग्री अल्कोहल समूह उपस्थित है। इसी प्रकार ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर यह पेंटा एसीटेट देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें 5 OH अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। बोर्ड तो रिवाइज करते हैं। अब हम एमिल फिशर की बात करते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर ने हाइड्रोक्सी समूह के द्विक स्थान समूह की या द्विक स्थान व्यवस्था को निरूपित किया। तो इसने क्या किया? OH समूह की द्विक स्थान व्यवस्था को निरूपित किया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हाइड्रोक्सी समूह त्रिविम में किस प्रकार अरेंज होता है, इसका निर्धारण किसने किया? एमिल फिशर ने। और एमिल फिशर ने ग्लिसर एल्डिहाइड को मानक माना। ग्लिसर एल्डिहाइड की संरचना कैसी होती है? CHO, ये जुड़ा होता है कार्बन से, फिर कार्बन जुड़ा होता है OH से, एक तरफ होता है H और CH2OH। ये जहां पर क्रॉस है वहां पर कार्बन है। इसका ठीक अपोजिट बना लेते हैं, OH H CH2OH। एमिल फिशर ने ग्लिसर एल्डिहाइड को मानक माना और जिस ग्लिसर एल्डिहाइड में जो किरेल कार्बन है, अगर OH दाईं ओर है यानी राइट साइड है, तो इसको नाम दिया डी ग्लिसर एल्डिहाइड, डी ग्लिसर एल्डिहाइड। और यहां पर OH लेफ्ट साइड है यानी OH बाईं ओर है, इसको नाम दिया एल ग्लिसर एल्डिहाइड। अन्य कार्बोहाइड्रेट की संरचना को भी ग्लिसर एल्डिहाइड को मानक मानते हुए निर्धारित किया। जिस प्रकार ग्लिसर एल्डिहाइड में OH दाईं ओर होने पर इसको D, बाईं ओर होने पर इसको L बोलते हैं, उसी प्रकार अन्य विभिन्न कार्बोहाइड्रेट में जो लास्ट किरेल कार्बन होता है उसमें OH अगर ग्लिसर एल्डिहाइड की तरह बाईं ओर है तो उसको L बोलेंगे और दाईं ओर है तो उसको D बोलेंगे। जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें
तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में यहां बना देता हूं एक बार फिर, 2 3 4 5, ये लास्ट वाला CH2OH, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ भी H। तो इसमें किरेल कार्बन जो है ये वाला है, और इसमें हम देख रहे हैं कि OH किस तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो ये क्या है, डी ग्लूकोज। ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह अन्य कार्बोहाइड्रेट का विन्यास हम निर्धारित कर सकते हैं। यदि लास्ट किरेल कार्बन में OH राइट साइड है तो D, लेफ्ट साइड है तो L। अब ग्लूकोज की जो ये स्ट्रक्चर है जो हमने बनाई है, ये कई गुणों की व्याख्या करती है, लेकिन ये कई ऐसे गुण भी हैं जिनको आसानी से एक्सप्लेन नहीं करती। कौन कौन से गुण हैं, ये है निम्न गुणों को या निम्न गुणों की व्याख्या नहीं करती है। अब कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हैं जिसकी व्याख्या ये नहीं करती है। नंबर 1, ग्लूकोज 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल व सिप परीक्षण नहीं देता तथा यह सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि ये तीनों रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की हैं। तो नंबर फर्स्ट ये है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन व सिप अभिकर्मक के साथ कोई परीक्षण नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड देता है। तथा सोडियम बाइसल्फाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगिकोत्पाद बनाता है, लेकिन यह क्रिया नहीं करता। पहली दिक्कत ये। दूसरी, ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा जो पेंटा एसीटेट बना है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलेमिन से अभिक्रिया नहीं करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ग्लूकोज मुख्य रूप से दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, अल्फा रूप और बीटा रूप। तो ग्लूकोज दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। ये क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? पहला है अल्फा रूप, और दूसरा है बीटा रूप। अल्फा रूप को 301 केल्विन ताप पर ग्लूकोज के सांद्र विलयन से क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया गया। तो यह है ग्लूकोज के सांद्र विलयन से 303 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकृत किया गया।
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 419 केल्विन। बीटा रूप जो है यह है ग्लूकोज के गर्म व संतृप्त विलयन से 371 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकृत किया गया और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 423 केल्विन। क्योंकि ग्लूकोज की यह संरचना इन गुणों की व्याख्या नहीं करती है, इसीलिए यह माना गया कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटाइल बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय संरचना बना लेते हैं, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन असममित हो जाता है और ग्लूकोज 2 समावयवी के रूप में पाया जाता है। नंबरिंग कर लेते हैं। यह है कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, 3, 4, नंबर 5 और ये हो गया नंबर 6। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटाइल बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इसको मेंशन कर लेते हैं। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटेट बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय संरचना बनाते हैं। जिसके कारण कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन असममित हो जाता है। अतः ग्लूकोज 2 समावयवी के रूप में पाया जाता है, या ग्लूकोज के क्या कर देते हैं, 2 समावयवी होते हैं। ये बढ़िया रहेगा। देखो सर, चक्रीय संरचना कैसे बनेगी इसकी बात कर रहे हैं। CHO सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, OH, H, OH, OH, CH2OH, H, H, OH, H। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये परस्पर अंतर परिवर्तित हैं। संरचना कैसी बनेगी देखो, इसको मैं यहां पर बता देता हूं। एल्डिहाइड ऐसे होता है, तो इसका जो H है इसके ऑक्सीजन के पास आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, OH, और डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। बस यही कर रहे हैं। तो ये कार्बन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कार्बन और 5 नंबर कार्बन परस्पर जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से। इसका H तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएंगे, हेमिस्ट्रियल बॉन्ड बन गया।
अब इस कार्बन की एक साइड तो है OH, एक साइड है H, तो OH और H, फिर OH, फिर तो सेम ही है, H H OH OH H H, लास्ट वाला CH2OH। अब इसमें OH राइट साइड है, तो सेकंड वाले में क्या कर दो, लेफ्ट साइड, तो CHOH, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 नंबर और 5th नंबर को जोड़ दो, बाकी OH H OH H OH H H CH2OH। ये जो बॉन्ड है ये परस्पर इंटरकन्वर्टेड है। ये जो बंध है इसको बोलते हैं हेमी एसीटेल। यहां देखो OH समूह अगर राइट साइड है तो ये हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इसमें लेफ्ट है तो बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये पाइरेनोज संरचना है, इसीलिए इसको हम ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब देखो ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा का मतलब है कार्बोनिल कार्बन, यानी 1 नंबर कार्बन पर OH राइट साइड, बीटा का मतलब है OH लेफ्ट साइड। जो D है, D का मतलब है जो लास्ट किरेल कार्बन है उसमें OH राइट साइड है, और प्लस का मतलब है ग्लूकोज PPL के तल को दाईं ओर घुमाता है, अर्थात ये दक्षिण ध्रुवण गुणक है। ये D देखो, एक तो होता है ये D और ये N, एक होता है स्मॉल d स्मॉल l। इस D का मतलब है लास्ट असममित कार्बन पर OH राइट साइड, L का मतलब है लेफ्ट साइड। लेकिन ये जो D इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त घूर्णक, यानी PPL के तल को दाईं ओर घुमाना, और स्मॉल l का मतलब है लेवो रोटेटरी, PPL के तल को बाईं ओर घुमाना। तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए बताया है। तो अब हम ग्लूकोज की हावर्त संरचना सूत्र बनाते हैं। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा बनाना। तो अब हम ले लेते हैं ग्लूकोज का हावर्त संरचना सूत्र। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पाइरेन के समान होती है, इसीलिए चक्रीय संरचना को हम पाइरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। और पाइरेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें 6 परमाणु की एक वलय होती है जिसमें एक कार्बन होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है। ये जो संरचना इसका क्या नाम है, पाइरेन। और ग्लूकोज की संरचना भी इसके समान होती है, इसीलिए ग्लूकोज की संरचना को पाइरेनोज संरचना बोलते हैं। तो हम इस तरह बना लेते हैं बीटा, इस तरह बना लेते हैं अल्फा। ग्लूकोज की संरचना बनाने आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो उनमें ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब देखो ग्लूकोज की ये जो चक्रीय संरचना है इसमें कितने कुल परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन 6। ये इससे अलग है। जो कार्बन है उस पर 2-2 समूह जुड़े हुए हैं, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पर। ओके, अब बात करते हैं अल्फा की। लेफ्ट साइड वाले ऊपर, राइट साइड वाले नीचे। पहले बीटा बना लेते हैं, तो ध्यान रखें इस साइड वाले ऊपर, इसको ऐसे घुमाना है, लेफ्ट साइड वाले ऊपर जाएंगे, राइट साइड वाले नीचे जाएंगे। तो देखो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, तो नंबरिंग करना चाहिए कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर, H नीचे। कार्बन नंबर 2 H ऊपर, OH नीचे। कार्बन नंबर 3 OH ऊपर,
H नीचे, कार्बन नंबर 4 H ऊपर OH नीचे, फिर ये लटका हुआ CH2OH और एक क्या इससे हाइड्रोजन। बस अब बना लेते हैं एल्फा। एल्फा में H ऊपर OH नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, फिर OH ऊपर, बाकी तो सब समान है इसी के समान, H OH CH2OH और ये है H। ये है ग्लूकोज का बीटा रूप, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज और ये एल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज। अब देखो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक तो इस ऑक्सीजन से एक इस ऑक्सीजन से, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरी कार्बन। पहली चीज। दूसरी चीज, ग्लूकोज के दो समावयवी हैं बीटा और अल्फा, इनमें कार्बन नंबर 1 के विन्यास में ही भिन्नता है, बाकी सब समान है। ऐसे समावयवी को हम बोलते हैं एनोमर्स। तो पहला है एनोमेरी कार्बन, इसकी बात करते हैं। तो एनोमेरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एनोमेरी कार्बन। अगला है एनोमर्स, अनेमर। ऐसे समावयवी जिनमें केवल एक कार्बन के विन्यास में भिन्नता हो। ऐसे समावयवी जिनके एक कार्बन के विन्यास में भिन्नता हो, एनोमर्स कहलाते हैं। अब ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। म्यूटा रोटेशन अंग्रेजी में पता होना आवश्यक है, क्योंकि म्यूटा रोटेशन को हिंदी में लिख दिया जाएगा म्यूटा रोटेशन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वह पदार्थ, या यूं कहें यदि पदार्थ के गुणन कोण के मान में समय के साथ परिवर्तन हो तो इसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज होना। तो वह पदार्थ जिसके या जिसका ध्रुवण घूर्णन समय के साथ परिवर्तित हो, परिवर्ती ध्रुवण गुणक व गुण
परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहलाता है। ये गुणन कोण क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं। जिस कोण पर वो घुमाते हैं वही कोण गुणन कोण कहलाता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है। ये दोनों रूपों में परिवर्तित रहता है, अल्फा ग्लूकोज, और इसका दूसरा जो फॉर्म है वो है बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसका गुणन कोण होता है +52 डिग्री, लेकिन ये जब समय के साथ अल्फा रूप में बदलता है तो गुणन कोण 52 से चेंज होके हो जाता है +112 डिग्री, और यदि ये बीटा रूप में कन्वर्ट होता है तो गुणन कोण चेंज हो जाता है 19 डिग्री। तो क्योंकि ग्लूकोज का गुणन कोण 52 से 112 हो रहा है या 52 से 19 डिग्री हो रहा है, तो क्योंकि गुणन कोण समय के साथ चेंज हो रहा है, ग्लूकोज अल्फा व बीटा ग्लूकोज के साथ साम्य में रहता है और इसका गुणन कोण समय के साथ चेंज होता रहता है, इसीलिए यह गुण म्यूटा रोटेशन कहलाता है। और ध्यान रखें ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन का गुण रखता है। तो यहां पर अपने कार्बोहाइड्रेट में नंबर 1 ग्लूकोज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।